दोस्तों, अगर आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का, तो आपने नीट एग्जाम के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको नीट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। जैसे कि नीट क्या होता है, ये एग्जाम इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जाम आपको कैसे मेडिकल फील्ड में एंट्री दिलाता है, नीट हमें क्यों करना चाहिए, नीट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नीट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, नीट के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, नीट के बाद आपकी कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है और कौन सी प्राइवेट जॉब लगती है, नीट के बाद आप क्या कर सकते हैं, नीट का सिलेबस क्या होता है, यानी इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, नीट के एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, नीट के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और साथ ही मैं आपको बहुत सारी ऐसी स्टडी टिप्स भी दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इंडिया का एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। दोस्तों, नीट एग्जाम कराने का मेन पर्पज MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन ऑफ बैचलर ऑफ सर्जरी या फिर BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और सीडा जैसे मेडिकल कोर्स में एडमिशन देना होता है। इस एग्जाम के जरिए आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं जिनमें आप एडमिशन लेके आगे MBBS या फिर BDS की पढ़ाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमें नीट क्यों करना चाहिए और नीट करने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आप MBBS या फिर BDS कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट के एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। ये एग्जाम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने के लिए कराए जाते हैं। अगर आपकी रैंकिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है जिसमें आपकी फीस कम लगती है, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं जिनमें आपकी फीस काफी ज्यादा हाई हो जाती है। दोस्तों, नीट एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम है जो पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के लिए कॉमन है। आपको अलग अलग स्टेट या अलग अलग कॉलेजेस के लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि नीट क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ MBBS और BDS में ही नहीं बल्कि BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और BSMS यानी बैचलर ऑफ सीडा मेडिसिन एंड सर्जरी जैसे अल्टरनेटिव मेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, नीट के थ्रू आपको इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिलता है जैसे कि एम्स, JIP, MER और स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। ये इंस्टीट्यूशन आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। MBBS और BDS डिग्री के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसमें जॉब सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट के साथ साथ अच्छी खासी सैलरी पैकेज भी मिलती है। नीट क्लियर करने के बाद MBBS या BDS कंप्लीट करने पर आपको PG कोर्सेज में जैसे MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी या MDS यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं जो आपको स्पेसिफिक मेडिकल फील्ड में एक्सपर्टीज देता है। अब दोस्तों बात करते हैं नीट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों, नीट के एग्जाम देने के लिए आपको 10+2 यानी कि 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसमें कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB से 12th पास करना होता है और इसमें आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। अब दोस्तों, इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर होती है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर तक। नीट 2024 के लिए अपर एज लिमिट रिमूव कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब आपको कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है और कैंडिडेट किसी भी एज में एग्जाम दे सकते हैं जब तक वो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। अब दोस्तों चलो जान लेते हैं आप नीट के कितने बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। दोस्तों, पहले नीट के एग्जाम के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई भी लिमिट नहीं है। कैंडिडेट जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं नीट के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होंगे। नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट के पास मेडिकल फील्ड में मल्टीपल करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यह एंट्रेंस एग्जाम मेनली MBBS और BDS के लिए कराया जाता है, लेकिन नीट क्वालिफाई करने के बाद आप और भी काफी सारे मेडिकल फील्ड और एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आपका पहला MBBS ही हो गया यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए सबसे कॉमन और प्रेफर्ड और अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ये 5.5 साल का कोर्स होता है जिसमें 4.5 साल तक आपकी एकेडमिक स्टडी और 1 साल तक आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। MBBS कंप्लीट करने के बाद आप जनरल फिजिशियन, सर्जन या किसी मेडिकल स्पेशलिटी में फर्दर स्टडी करके डॉक्टर बन सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में आपको बहुत सारे जॉब के ऑप्शन मिल जाएंगे। सेकंड नंबर में आपका हो गया BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों, BDS अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो स्टूडेंट को डेंटिस्ट बनने के लिए प्रिपेयर करती है।
है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 5 साल होता है, जिसमें आपकी 4 साल एकेडमिक स्टडी और 1 साल आपकी इंटर्नशिप होती है, और इसमें भी आप BDS कंप्लीट करने के बाद डेंटल सर्जन के तौर पर काम कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों BAMS भी 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो स्टूडेंट को आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के बारे में डॉक्टर बनाता है। BAMS कंप्लीट करने के बाद आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। और चौथा हो गया आपका BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों BHMS 5.5 साल का कोर्स है, जो होम्योपैथी के फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। BHMS करने के बाद आप होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। पांचवा हो गया आपका BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS भी 5.5 साल का कोर्स होता है, जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। BUMS के बाद आप यूनानी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं या टीचिंग और रिसर्च में करियर बना सकते हैं। छठवा हो गया आपका BVSC एंड AH यानी कि बैचलर ऑफ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। दोस्तों ये कोर्स भी 5.5 साल का होता है, जो स्टूडेंट को वेटेरिनरी डॉक्टर यानी कि एनिमल डॉक्टर बनने के लिए तैयार करता है। आप गवर्नमेंट वेटेरिनरी हॉस्पिटल, एनिमल केयर NGOs, प्राइवेट वेटेरिनरी क्लिनिक्स और एनिमल रिसर्च सेंटर में भी काम कर सकते हैं। 7 नंबर पे आपका आ गया BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों ये 4.5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो स्टूडेंट को फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए तैयार कराता है। इसमें आपको हॉस्पिटल, रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्पोर्ट क्लिनिक्स और प्राइवेट प्रैक्टिस में फिजियोथेरेपी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। 8वां हो गया आपका BSc नर्सिंग। दोस्तों BSc नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स होता है, जो स्टूडेंट को नर्सिंग के फील्ड में स्किल और हेल्थ केयर सर्विस के लिए ट्रेन करता है। दोस्तों नर्सेस की डिमांड हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में हमेशा बनी रहती है, और आप BSc नर्सिंग करके किसी भी हॉस्पिटल में नर्स मैनेजर बन सकती हैं। 9 नंबर पर हो गया आपका B फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। दोस्तों एक 4 साल का कोर्स है, जो स्टूडेंट को फार्मास्यूटिकल साइंस, ड्रग डेवलपमेंट और डिस्पेंसरीज के एरियाज में नॉलेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों B फार्मा करने के बाद आप फार्मेसी, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और क्लिनिक रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर सकते हैं। 10वें नंबर पर आपका हो गया BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि MLT। दोस्तों ये कोर्स स्टूडेंट को लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर और डायग्नोस्टिक टेक्निक में ट्रेन करता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक की होती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये 3 साल का करते हैं या फिर 4 साल का। और इसमें आपको MLT ग्रेजुएट्स लेबोरेटरी में टेक्नीशियन, लैब मैनेजर या डायग्नोस्टिक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करना होता है। 11 नंबर पर आपका हो गया BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आपका आता है BSc इन कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। फिर आपका आता है BSc इन ऑप्टोमेट्री। फिर BSc इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc इन फॉरेंसिक साइंस, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BSc इन न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी, BSc इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। दोस्तों मैंने बाकी को इसलिए शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि अगर मैं इनको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इनके सब टॉपिक आपको वीडियो में दिखा दूंगा एज अ टेक्स्ट फॉर्म, जिसको आप पढ़ के खुद समझ लेना। अब दोस्तों बात करते हैं नीट के सिलेबस के बारे में, किसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों नीट के अंदर आपको 11th और 12th के NCERT बुक्स का बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ना होगा, जिसमें क्लास 11th में आपका आ जाएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और क्लास 12th में आपका आ जाएगा रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट्स। अब इसके साथ साथ ही आपको क्लास 11th और 12th के NCERT की फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको क्लास 11th में फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेमैटिक थ्योरी, ऑस्किलेटरी एंड वेव्स। और क्लास 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और केमिस्ट्री में भी आपको क्लास 11th और 12th के NCERT बुक्स में क्लास 11th में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जैसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। और क्लास 12th में आपको सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट,
एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलोरीन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपसे इन सारे टॉपिक से नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों चलो बात करते हैं नीट के एग्जाम पैटर्न की कि इसमें कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर की माइनस मार्किंग होती है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों नीट का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें आपसे टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 45 क्वेश्चन फिजिक्स से और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और आपको पर क्वेश्चन के 4 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी आपको पूरा पेपर 720 मार्क्स का होता है। और इसकी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। आपको नीट का एग्जाम कंप्लीट करने के लिए टोटल 180 मिनट यानी 3 घंटे का टाइम मिलता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं नीट के लिए बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दिखा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी लिस्ट दिखा रहा हूँ। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोस्तों चलो मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी प्रिपरेशन टिप्स देता हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको पूरा नीट का सिलेबस को समझना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स चैलेंजिंग हैं। दोस्तों बायोलॉजी के लिए आपके एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं बुक से आते हैं। अपने 11th और 12th की बायोलॉजी की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें। आपको डेली, वीकली और मंथली स्टडी प्लान बनाना है और हर सब्जेक्ट को एलोकेट करके रेगुलर टाइम देना और रिवीजन करना है। आपको सारे सब्जेक्ट का बैलेंस बनाकर चलना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्वली टाइम देना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न को समझने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। और टाइम टाइम पर अपने मॉक टेस्ट भी देते रहना है, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।